नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नीलम यादव अपने YouTube चैनल धृति होम साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूं। आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि विटामिन किसे कहते हैं और ये मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं तथा इनकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। उससे पहले हम जानेंगे कि विटामिन को सत्व तत्व के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि वो एक जीवन रक्षक तत्व के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से हमारे शरीर को प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट की और मिनरल्स की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर को विटामिन की भी आवश्यकता होती है। वैसे तो इसकी आवश्यकता बहुत ही कम मात्रा में होती है, लेकिन अगर ये संतुलित रूप से हमें न प्राप्त हो तो अनेक बीमारियों से जूझना पड़ जाता है, जैसे आँखों से संबंधित बीमारी, दांत से संबंधित बीमारी, त्वचा से संबंधित बीमारी, बालों से संबंधित बीमारी, हड्डियों से संबंधित बीमारी। ऐसी अनेक बीमारियां हैं जो हमें हो सकती हैं विटामिन की कमी से। इसीलिए इसे जीवन सत्व यानी कि जीवन देने वाला तत्व भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम समझेंगे कि 1906 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक रिसर्चर थे हॉकिंस महोदय। इन्होंने विटामिन की खोज की। जब इन्होंने क्या किया कि कुछ कार्बनिक तत्वों को और कुछ अकार्बनिक तत्वों को आपस में मिलाया और फिर पाया कि उसका रिजल्ट बहुत ही बेहतर होता है, तो उन्होंने इसके कॉम्बिनेशन से जो निकला निष्कर्ष, तो उसी चीज को इन्होंने विटामिन का नाम दिया। विटामिन जो है वो कार्बनिक तत्व के रूप में माना जाता है। विटामिन को हम कार्बनिक तत्व कहते हैं और वो हमारे शरीर में बहुत ही अच्छे से कार्य करता है, जिससे कि हम अनेक प्रकार की बीमारियों से बचे रहें। ठीक है, विटामिन की जो मूल खोज, जैसे मान लीजिए हॉकिंस महोदय ने तो खोज की, ठीक है, तो उनकी खोज को आगे की तरफ बढ़ाते हुए फंक महोदय, जिनका पूरा नाम था कैसिमिर फंक, इन्होंने 1912 में विटामिन की खोज की और उन्होंने पूर्ण रूप से ये प्रतिपादित किया कि ये विटामिन है और इसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं और इनके कमी से ये रोग होते हैं। प्रत्येक विटामिन की खोज अलग अलग वैज्ञानिकों ने की है। तो इसी प्रकार से फंक महोदय ने विटामिन की खोज की 1912 में और उन्होंने इसका अर्थ निकाला कि जो जीवन देने वाला तत्व है उसी को हम विटामिन कहते हैं। ठीक है, विटामिन को सबसे पहले वाइटल अमीन के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसमें सुधार हुआ और इसे विटामिन नाम दिया गया। विटामिन जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन विटामिन सी और बी समूह है और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के है। वैसे तो मैंने शॉर्ट वीडियो में भी बनाया हुआ है वसा में घुलनशील विटामिन को, लेकिन हम इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। ठीक है, तो जो जल में घुलनशील विटामिन है वो हमें प्रतिदिन लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है। प्रतिदिन हम लेते हैं और वो प्रतिदिन मल मूत्र और पसीने के रास्ते बाहर निकल जाता है, वो उसका स्टोरेज का कोई जगह नहीं है। लेकिन वसा में घुलनशील विटामिन हमारे शरीर में संरक्षित होता है वसा के माध्यम से, और वो प्रतिदिन ना लिया जाए तब भी काम चल सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि विटामिन को हम किस में नापते हैं, उसका मापक क्या है। तो विटामिन को हम मिलीग्राम अथवा माइक्रोग्राम में मापते हैं। ठीक है, जो विटामिन बी का समूह है वो बहुत ही विस्तार है, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B4, B12, विटामिन M,
एच, कोलिन, ये सभी क्या है, जल में घुलनशील विटामिन है और इसका काफ़ी विस्तार है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नज़र डालेंगे विटामिन B1 पे, जिसे हम थायमिन के नाम से जानते हैं। और इसका जो स्रोत होता है वो अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध और इष्ट, मांस इत्यादि होते हैं। इन सभी चीज़ों से जो विटामिन B1 है यानी कि थायमिन, वो हमें प्राप्त होता है। इसका जो कार्य है वो है कार्बोज का ये चयापचय करता है और एंजाइम को सह एंजाइम में बदलता है। जैसे रंगों को हम लोगों ने पढ़ा था कि एक रंग को जब दूसरे रंगों में मिला रहे थे तो वो क्या बन रहे थे, टिंट और शेड। उसी तरह से एंजाइम को सह एंजाइम में परिवर्तित करने का भी कार्य करता है। तंत्रिकाएं, पेशियां, हृदय के कार्मिक आदि का नियमन करता है। मतलब कि जो थायमिन विटामिन है, विटामिन B1, वो हृदय के कार्य को संतुलित रूप से चलाने का भी कार्य करता है। ठीक है, इसकी कमी का क्या प्रभाव होता है, तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। बेरी रोग मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है, शुष्क बेरी, आर्द्र बेरी और बाल बेरी रोग। जो शुष्क और आर्द्र बेरी रोग है वो सामान्यतः वयस्कों में होता है। जैसे हम लोग के उम्र के जो लोग होते हैं उन लोगों में होता है, वयस्क लोगों में। बाल बेरी रोग जो है वो बच्चों में होता है, जैसे छोटे बच्चों में ये रोग होता है। बेरी की अधिकता से अब हम समझेंगे कि बेरी की अधिकता से कौन से रोग होते हैं। तो हृदय की कार्मिक यानी कि कार्डियोवैस्कुलर नामक बीमारी हो जाती है, जो कि 2 से 4 माह के बच्चों में होती है। ठीक है, और तंत्रिकाएं यानी कि न्यूरेटिक बीमारियां हो जाती हैं, जो 8 से 10 माह के बच्चों में होती हैं, जिसे हम न्यूरेटिक बीमारी के नाम से जानते हैं। ठीक है, हमने समझ लिया कि बेरी रोग मुख्य रूप से 3 प्रकार से होती हैं, शुष्क, आर्द्र और बाल। शुष्क और आर्द्र वयस्कों में होती हैं, बाल बेरी जो है वो बच्चों में होती हैं। ठीक है, और उससे 2 प्रकार के बीमारियां होती हैं, एक कार्डियोवैस्कुलर जो कि 2 से 4 माह के बच्चों में होती है, और न्यूरेटिक जो कि 8 से 10 माह के बच्चों में होती है ज़्यादातर। ठीक है, वार्निस-कॉर्साकॉफ सिंड्रोम हो जाता है, जो बड़े लोगों में होता है। वो मदिरापान और धूम्रपान करने वाले यानी कि जो नशा की चीज़ों को ग्रहण करते हैं उन लोगों में इस प्रकार की बेरी रोग होती है, जिसे हम वार्निक-कॉर्साकॉफ सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि विटामिन B2 को क्या कहते हैं। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है और इसे विटामिन G के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका जो मुख्य स्रोत है वो है पनीर, अंडे, मांस, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल इत्यादि। ठीक है, ये उपापचय में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान देता है। ठीक है, एंजाइम, एड्रिनल हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए ये आवश्यक होता है। और राइबोफ्लेविन का जो संरक्षण है वो भूरे रंग के कांच के बोतल में करते हैं। जो विटामिन B2 है यानी कि राइबोफ्लेविन, इसका संरक्षण भूरे रंग के कांच के बोतल में किया जाता है। ठीक है, राइबोफ्लेविन क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, जबकि ल्यूमीफ्लेविन में ये चेंज होता है और पराबैंगनी किरणों के द्वारा सूर्य की रोशनी पाकर के उसी पराबैंगनी किरणों को पा करके यह ल्यूमीफ्लेविन में बदल जाता है क्षारीय रूप से। ठीक है, इसकी कमी से क्या क्या रोग होते हैं, क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं हमारे शरीर में, इस चीज़ को हम समझने का प्रयास करेंगे। किलोसिस, ये किलोसिस बीमारी जो है वो
होठों के चारों ओर फट जाता है, उसी को हम किलोसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, घाव बन जाता है, फट जाता है। ज़्यादातर ये ठंडी के मौसम में होता है पानी की कमी से। लोग ठंडी के कारण पानी नहीं पर्याप्त मात्रा में लेते हैं, तो अक्सर ये बीमारी देखने को मिलती है। ठीक है, एग्लूस्टोमेटाराइसिस, ग्लोसाइटिस, इस बीमारी के अंतर्गत जीभ का रंग जो है वो गुलाबी रंग से बैंगनी रंग में परिवर्तित हो जाती है ग्लोसाइटिस के कारण। ठीक है, ग्लोसाइटिस के कारण जीभ का रंग गुलाबी रंग से नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। अब हम देखेंगे कि विटामिन B3 को किस नाम से जानते हैं। इसको निकोटिनिक एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका जो मुख्य स्रोत है वो है ईस्ट, यकृत, मांस, मछली, दूध, मटर, मेवा एवं फलियां। ये सभी विटामिन B3 यानी कि नियासिन, जिसे हम निकोटिनिक एसिड के नाम से जानते हैं, इसके स्रोत हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि विटामिन B3 का कार्य क्या है। तो विटामिन B3 जो है वो उपापचय व सह एंजाइम के लिए, यानी कि उपापचय कार्य और एंजाइम को बनाने का भी कार्य करता है। ठीक है, पाचन तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र की कमियों को दूर करता है। पाचन से संबंधित जितनी भी बीमारी होती है, न्यूरो से संबंधित जितनी भी बीमारी है, उन सभी के लिए विटामिन B3 बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। ठीक है, त्वचा की सुरक्षा के लिए, लिंग हार्मोन स्राव हेतु विटामिन ए को रेटिनॉल में चेंज करने के लिए भी विटामिन B3 आवश्यक होता है। ठीक है, इस विटामिन को 1:8 की मात्रा में लेते हैं हमेशा। ठीक है, इसकी कमी से सिजोफ्रेनिया, जो कि मस्तिष्क से संबंधित रोग होता है, हो जाता है, और पेलाग्रा 3D 4D के नाम से भी जाना जाता है। सिजोफ्रेनिया रोग हो जाता है जो कि मस्तिष्क से संबंधित होता है, और पेलाग्रा रोग, जिसे हम 3D और 4D के नाम से जानते हैं, वो रोग हो जाता है विटामिन B3 के कारण। ठीक है, ये खास करके मक्के में प्राप्त होता है, क्योंकि मक्के में ट्रिप्टोफैन उपस्थित होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट कि इसके कारण और क्या क्या हो जाते हैं। तो डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, इसकी अधिक मात्रा होने पर 4D हो जाता है। 4D जब रोग होता है तो जैसे किसी भी चीज़ का उचित मात्रा में सेवन करना ही ज़्यादा लाभकारी होता है। जब हम उसको अत्यधिक मात्रा में ग्रहण कर लेते हैं तो 4D नामक बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से बचने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए किसी भी पोषक तत्वों का उपयोग हद से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि अल्पाहारी ज़्यादा अच्छा होता है। कम भोजन खाइए, लेकिन पर्याप्त संतुलित मात्रा में खाइए। ठीक है, वही जीवन का आधार भी है। अब हम देखेंगे कि विटामिन B5, जिसे हम पेंटाथोनिक अम्ल के नाम से जानते हैं। ठीक है, पेंटाथोनिक अम्ल के नाम से जानते हैं। इसका जो मुख्य स्रोत है वो है अंडा, यकृत, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, गन्ना और मांस, मछली इत्यादि। ठीक है, ये जो होता है ये भी हमारे उपापचय में सहायक होता है, सह एंजाइम के लिए भी सहायक होता है, सामान्य वृद्धि एवं विकास के लिए भी सहायक होता है, और एड्रिनल हार्मोन्स के स्रावण के लिए भी ये आवश्यक होता है। विटामिन B5 पेंटाथोनिक एसिड या अम्ल। ठीक है, इसकी कमी से चर्म रोग, सफ़ेद
बाल का सफ़ेद होना और जनन क्षमता कम होना। जो विटामिन B5 है, इसी की कमी से हमें चर्म रोग होता है और कम आयु में ही बाल सफ़ेद हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति बुढ़ा दिखाई देता है, ये रोग हो जाता है और जनन क्षमता में कमी भी हो जाती है। अब हम देखेंगे कि विटामिन B6 को क्या कहते हैं। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है विटामिन B6 को, ठीक है। इसका जो मुख्य स्रोत है वो है दूध, अंडा, मांस, यकृति और मछली। दूध, अंडा, मांस, मछली, ठीक है। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन का मुख्य स्रोत है। इसका जो कार्य होता है वो प्रोटीन का चयापचय करने का कार्य होता है, सह एंजाइम को बनाने के कार्य होता है, माइक्रोसाइट्रिक रक्त अल्पता इसकी के कारण हो जाती है। विटामिन B6 के कारण माइक्रोसाइट्रिक रक्त अल्पता हो जाती है और ये RBC रेड ब्लड सेल्स को बनाने में भी सहायक होता है और प्रतिरक्षी प्रोटीन के संश्लेषण के लिए भी यह विटामिन काफ़ी आवश्यक होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि फोलिक अम्ल, जिसे हम विटामिन M के नाम से जानते हैं, ये भी जल में घुलनशील ही विटामिन है, जिसका स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जियां, यकृति, सोयाबीन और मांस, मछली, ठीक है। फोलिक अम्ल की कमी से रक्त अल्पता हो जाती है, यानी कि खून की कमी हमारे शरीर में फोलिक अम्ल की कमी से हो जाती है, ठीक है। यह रुधिराणुओं का कार्य करता है और उसको वृद्धि करता है, ये खून को बढ़ाने का कार्य करता है, ठीक है। ये तंत्रिका तंत्र के कार्यों को भी प्रभावित करता है और मेगाब्लास्टिक एनीमिया इसी के कारण होती है। फोलिक अम्ल के ही कारण मेगाब्लास्टिक एनीमिया हो जाती है, जिसे हम हीमोग्लोबिन की कमी कहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे बायोटीन, जिसे हम विटामिन H के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका जो मुख्य स्रोत है वो है मांस, गेहूं, अंडा, सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, ईस्ट, चॉकलेट इत्यादि, ठीक है। ये मुख्य रूप से कच्चे अंडे के सेवन की कमी, क्योंकि उसमें एविडीन होता है और एक होता है प्रोटीन जो उस बायोटीन को अवशोषित नहीं करने देता है, जिसके कारण क्या होता है, चर्म रोग हो जाता है और बाल झड़ने लगते हैं। जैसे जो अंडा होता है उसमें 2 लेयर होती है, एक पीला वाला भाग जो अंदर होता है और उसके ऊपर सफ़ेद। तो जब अंदर वाले पीले वाले भाग को हम एविडीन कहते हैं, जब वो नष्ट बॉयल करने पे वो नष्ट हो जाता है और उसी के कारण ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से हमें चर्म रोग और बालों का झड़ना जैसी बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कोलिन। कोलिन का जो मुख्य स्रोत है वो है अंडा, यकृति और दलिया, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, ये वसा को जमाने से रोकता है। जो हमारे शरीर में वसा है, फैट है, वो जम जाती है, उसी को रोकने का कार्य करता है कोलिन, ठीक है। और यह जानवरों में वृद्धि एवं विकास का भी कार्य करता है। कोलेस्ट्रॉल का उपयोग आवश्यकता अनुसार करता है। कोलिन का बहुत बड़ा महत्व होता है। कोलिन हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है उसको आवश्यकता अनुसार ही उपयोग करता है, बाकी वो इन्वेस्ट मटेरियल में निकाल देता है, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है, हीमोरा यानी कि गुर्दे में रक्त स्राव होने लगता है, पर्नीशियस रक्त अल्पता हो जाती है, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है,
और आरबीसी के वृद्धि के लिए भी कोलिन आवश्यक होता है। न्यूक्लिक अम्ल के संश्लेषण में ये सहायक होता है और रक्त की मात्रा इसकी कमी के कारण जो हमारे शरीर में ब्लड है वो घट जाता है लगभग 4 से 5 पॉइंट तक। ठीक है, तो इसलिए कोलिन का हमारे शरीर में उपस्थित होना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे विटामिन सी और वसा में घुलनशील विटामिन को। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और रिवीजन करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।